अध्याय 3। ताशबान के द्वार पर। मेरा नाम, लड़की ने तुरंत कहा, अराविस तारकीना है और मैं किद्राश तरकान की एकमात्र बेटी हूँ, जो रिस्ती तरकान के बेटे हैं, जो किद्राश तरकान के बेटे थे, जो इल्सोम्ब्रे तिस्रोक के बेटे थे, जो अर्दीब तिस्रोक के बेटे थे, जो ताश देवता से एक सटीक वंशागुणत लाइन से उत्पन्न हुए थे। मेरे पिता केलावर प्रांत के शासक हैं और न तिस्रोक, जो हमेशा जीवित रहे, के सामने अपने जूते में खड़े होने का अधिकार प्राप्त है। मेरी माँ, देवता उन्हें शांति दे, मृत है और मेरे पिता ने दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया है। मेरे एक भाई ने पश्चिम के विद्रोहियों से लड़ते हुए युद्ध में प्राणों की आहुति दी और दूसरा भाई अभी बच्चा है। अब ऐसा हुआ कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे नापसंद किया और जब तक मैं अपने पिता के घर में रही, सूर्य भी उनकी आंखों में अंधकार रहित हो गया और उसने मेरे पिता को बहलाकर मुझे अहोष्टा तरकान से विवाह करने का वचन दिलवाया। अब अहोष्टा जन्म से ही नीच है, हालांकि इन अंतिम वर्षों में उसने तिस्रोक, जो हमेशा जीवित रहे, की कृपा प्राप्त की है और अब वह एक तरकान बन चुका है, बहुत से नगरों का शासक है और जब वर्तमान ग्रैंड विजियर का निधन होगा तो उसे ग्रैंड विजियर चुने जाने की संभावना है। इसके अलावा वह कम से कम 60 वर्ष का है और उसकी पीठ पर एक कुबड़ है और उसका चेहरा बंदर जैसा है। फिर भी मेरे पिता ने इस अहोष्टा की संपत्ति और शक्ति के कारण और अपनी पत्नी के कहने पर मुझे विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव को सहमति मिल गई और अहोष्टा ने कहा कि वह मुझे इस वर्ष के गर्मी के समय में विवाह करेगा। जब ये समाचार मुझे मिला तो सूर्य मेरी आंखों में अंधकारित हो गया और मैंने बिस्तर पर लेटकर एक दिन तक रोया, लेकिन दूसरे दिन मैं उठी और चेहरा धोकर अपनी घोड़ी हुइन को सजाया और अपने साथ एक तेज खंजर लिया जो मेरे भाई ने पश्चिमी युद्ध में लिया था और अकेले निकल पड़ी। और जब मेरे पिता का घर नजरों से ओझल हो गया और मैं एक हरे भरे खुले स्थान पर पहुंची जहाँ कोई मानवीय बस्ती नहीं थी, तो मैंने हुइन से उतरकर खंजर निकाला। फिर मैंने अपने कपड़े अलग किए जहाँ मुझे लगा कि मेरे दिल तक पहुंचने का रास्ता आसान होगा और मैंने सभी देवताओं से प्रार्थना की कि जब तक मैं जीवित रहूं मैं अपने भाई के पास पहुंच सकूं। इसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दांत कसकर खंजर को अपने दिल में घोंपने की तैयारी की, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करती, मेरी घोड़ी ने मनुष्यों की आवाज में कहा, हे मेरी स्वामिनी, कृपया अपने आप को ना मारे, क्योंकि अगर आप जीवित रहीं तो शायद आपका अच्छा भाग्य मिले, लेकिन सभी मृतक समान रूप से मृत होते हैं। मैंने इतने अच्छे से नहीं कहा था, हुइन ने बड़बड़ाया। चुप रहो महोदय, चुप रहो, ब्री ने कहा, जो पूरी कहानी का आनंद ले रहा था। वह इसे कैरोल मॉन के महान शैली में कह रही है और तिस्रोक के दरबार में कोई भी कहानीकार इससे बेहतर नहीं कह सकता। कृपया जारी रखे तारखीना। जब मैंने अपनी घोड़ी से मनुष्य की भाषा सुनी, अराविस ने आगे कहा, तो मैंने सोचा मौत का डर मेरी सोच को विकृत कर चुका है और मुझे भ्रमित कर दिया है और मुझे बहुत शर्म आई, क्योंकि मेरे वंश का कोई भी व्यक्ति मौत से मच्छर के काटने से ज्यादा नहीं डरता। इसलिए मैंने दूसरी बार खंजर की ओर रुख किया, लेकिन हुइन मेरे पास आकर खंजर और मेरे बीच अपने सिर डालने लगी और मुझे बहुत अच्छे कारणों से समझाया और मुझे ठीक वैसे ही डांटा जैसे एक माँ अपनी बेटी को डांटती है। और अब मेरी हैरानी इतनी बड़ी हो गई कि मैंने आत्महत्या और अहोष्टा को भूल कर कहा, हे मेरी घोड़ी, तुम मनुष्य की तरह बोलने में कैसे सक्षम हो? और हुइन ने मुझे बताया, जो इस समूह को ज्ञात है, कि नार्निया में पशु बोलते हैं और कैसे जब स्वयं वह छोटी थी तब वहां से चोरी कर लाई गई थी। उसने मुझे नार्निया के जंगलों और जल स्रोतों, किलों और बड़े जहाजों के बारे में भी बताया। तब तक मैंने कहा, ताश और अजारोथ और जार्डीना, रात्रि की देवी के नाम पर मुझे नार्निया देश में जाने की बड़ी इच्छा है। हे मेरी स्वामिनी, घोड़ी ने उत्तर दिया, यदि आप नार्निया में होती तो आप खुश होती, क्योंकि उस देश में कोई भी लड़की अपनी इच्छा के खिलाफ विवाह के लिए मजबूर नहीं होती। और जब हम दोनों ने बहुत देर तक बात की तो मुझे आशा लौट आई और मुझे खुशी हुई कि मैंने खुद को मारने का निर्णय नहीं लिया। इसके बाद हम दोनों ने योजना बनाई कि हम साथ में भागकर नार्निया की ओर जाएंगे और इस योजना के तहत हम मेरे पिता के घर लौटे और मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, नाचा और गाया और अपने पिता के सामने ऐसा दिखाई कि मैं उस विवाह से बहुत प्रसन्न हूँ जो उसने मेरे लिए तैयार किया है। मैंने उनसे कहा, हे मेरे पिता और मेरी आंखों की खुशी, मुझे अपनी एक सहेली के साथ 3 दिन के लिए जंगलों में जाने की अनुमति दीजिए, ताकि मैं जार्डीना, रात्रि की देवी और कन्याओं की देवी के लिए गुप्त बलिदान कर सकूं, जैसा कि कन्याओं के लिए परंपरागत और उचित होता है जब वे शादी के लिए तैयार होती हैं। और उन्होंने कहा, हे मेरी बेटी और मेरी आंखों की खुशी, ऐसा ही होगा। लेकिन जब मैंने अपने पिता से अनुमति प्राप्त की तो मैं तुरंत उनके सबसे पुराने दास, उनके सचिव के पास गई, जो मुझे बचपन में अपनी गोदी में खिलाता था और मुझे हवा और रोशनी से भी ज्यादा चाहता था।
मैंने उसे गुप्त रखने की शपथ दिलाई और उससे एक पत्र लिखवाने का आग्रह किया। वह रोने लगा और अपना निर्णय बदलने के लिए मुझसे विनती करने लगा, लेकिन अंत में उसने कहा, सुना है तो आदेश है, और मेरी इच्छा पूरी कर दी। फिर मैंने पत्र को सील किया और उसे अपनी छाती में छिपा लिया। लेकिन उस पत्र में क्या था? साश्ता ने पूछा। चुप रहो छोटे लड़के, ब्री ने कहा। तुम कहानी खराब कर रहे हो। वह हमें उस पत्र के बारे में सही जगह पर बताएगी। जारी रखे तारकीना। फिर मैंने उस दासी को बुलाया जो मेरे साथ जंगल में जाकर जार्डीना के अनुष्ठान करने वाली थी, और उससे कहा कि वह मुझे बहुत जल्दी सुबह जगाए, और मैं उसके साथ हंसी खुशी में हो गई और उसे शराब पिलाई। लेकिन मैंने उस शराब में ऐसी चीज मिला दी थी कि मुझे पता था कि वह एक रात और एक दिन सोएगी। जैसे मेरे पिता के घर वाले सो गए, मैं उठी और अपने भाई का आर्मर पहन लिया, जो मैंने हमेशा अपनी कोठरी में उसकी याद में रखा था। मैंने अपनी कमर में जितना भी पैसा था और कुछ चुनिंदा गहने डाले और खाने का सामान भी साथ लिया। फिर अपनी घोड़ी को खुद ही सजाया और रात के दूसरे पहर में निकल पड़ी। मैंने अपना मार्ग उस जंगल की ओर नहीं जहाँ मेरे पिता सोचते थे कि मैं जा रही थी, बल्कि उत्तर और पूर्व की ओर ताशबान की तरफ मोड़ लिया। अब 3 दिन से ज्यादा मुझे पता है कि मेरे पिता मुझे ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि वह मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से धोखा खा चुके थे। और चौथे दिन हम अजीम बाल्डा नगर पहुंचे। अजीम बाल्डा कई रास्तों के मिलन स्थान पर स्थित है, और यहाँ से तिसरॉक, जो हमेशा जीवित रहे, कि पोस्ट तेज घोड़ों पर पूरे साम्राज्य के हर हिस्से में संदेश भेजते हैं, और ये बड़ी तरकान परिवारों का अधिकार और विशेष अधिकार है कि वे इन घोड़ों के जरिए संदेश भेज सकें। इसलिए मैं अजीम बाल्डा में सम्राटीय डाकघर के प्रमुख के पास गई और कहा, ओ संदेशवाहक के प्रमुख, यहाँ मेरे चाचा अहुष्टा तरकान का एक पत्र है, जो किद्राश तरकान कैलावर के शासक के नाम है। अब इन 5 अर्धचंद्रों को लेकर इसे भेज दीजिए। और संदेशवाहक के प्रमुख ने कहा, सुना है तो आदेश है। ये पत्र अहुष्टा द्वारा लिखा गया होने का नाटक किया गया था, और इस लेख का मतलब यह था, अहुष्टा तरकान की ओर से किद्राश तरकान को अभिवादन और शांति। ताश, अजय और निष्ठुर देवता के नाम पर आपको सूचित किया जाता है कि जैसे ही मैं आपके घर विवाह का अनुबंध पूरा करने के लिए जा रहा था, मुझे भाग्य और देवताओं के आशीर्वाद से आपके साथ वन में मिला, जब उसने जार्डीना के अनुष्ठान समाप्त किए थे, जैसी कन्याओं के लिए परंपरा है। और जब मुझे पता चला कि वह कौन है, उसकी सुंदरता और विवेक से प्रसन्न होकर मैं प्रेम में जल उठा, और मुझे ऐसा लगा कि यदि मैंने उसे तुरंत नहीं लिया तो सूरज मेरे लिए अंधकारित हो जाएगा। इसलिए मैंने आवश्यक बलिदान किए, और उसी घंटे में उसने मेरी पत्नी के रूप में विवाह कर लिया, और हम दोनों अपने घर लौट आए। हम दोनों प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्रता से यहाँ आकर हमारे साथ मिले, ताकि हम आपके दर्शन और बातों का आनंद ले सकें, और साथ ही आप मेरी पत्नी के दहेज के साथ आएं, जो मेरे भारी खर्चों के कारण मुझे विलंब किए बिना चाहिए। और क्योंकि आप और मैं भाई हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे विवाह की जल्दबाजी से क्रोधित नहीं होंगे, जो कि मेरी बड़ी प्रेम भावना के कारण है, और मैं आपको सभी देवताओं की देखभाल में सौंपता हूँ। जैसे ही मैंने ये किया, मैं अत्यंत शीघ्रता से अजीम बाल्डा से निकल पड़ी। मुझे कोई पीछा करने का डर नहीं था, और मुझे उम्मीद थी कि मेरे पिता, जो इस पत्र को प्राप्त करेंगे, अहोष्टा को संदेश भेजेंगे या स्वयं उसके पास जाएंगे, और इससे पहले कि यह मामला सामने आए, मैं ताशबान से आगे निकल जाऊंगी। और यही मेरी कहानी का मर्म है। जब तक इस रात के शेरों द्वारा पीछा नहीं की गई और आपने मुझे समुद्र के पानी में तैरते हुए नहीं पाया। और उस लड़की का क्या हुआ जिसे आपने नशीला दिया था? साश्ता ने पूछा। निश्चय ही उसे देर से सोने के कारण पीटा गया होगा, अराविस ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन वह मेरी सौतेली माँ की एक औजार और जासूस थी। मुझे खुशी है कि उन्हें उसे पीटना पड़ा। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, साश्ता ने कहा। मैंने ये सब तुम्हें खुश करने के लिए नहीं किया, अराविस ने कहा। और एक और बात है जिसे मैं उस कहानी में नहीं समझ पाया, साश्ता ने कहा। तुम बड़ी नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे बड़ी हो। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे छोटी हो। तुम इतनी छोटी उम्र में कैसे शादी कर सकती हो? अराविस कुछ नहीं बोली, लेकिन ब्री तुरंत बोला, साश्ता, अपनी अज्ञानता को मत दिखाओ। वे हमेशा इतनी उम्र में बड़ी तरकान परिवारों में शादी करती हैं। साश्ता बहुत लाल हो गया। हालांकि ये इतना हल्का नहीं था कि दूसरे से देख पाते, और उन्हें चुप करा दिया गया। अराविस ने ब्री से उसकी कहानी पूछी। ब्री ने अपनी कहानी सुनाई, और साश्ता को लगा कि ब्री ने गिरने और खराब सवारी के बारे में बहुत ज्यादा बताया। ब्री को यह बहुत मजेदार लगा, लेकिन अराविस नहीं हंसी। जब ब्री ने अपनी कहानी पूरी की तो वे सभी सो गए। अगले दिन चारों, 2 घोड़े और 2 इंसान, साथ में यात्रा करते रहे।
साश्ता को लगा कि जब वह और ब्री अकेले थे तो यात्रा बहुत अधिक सुखद थी, क्योंकि अब ब्री और अराविस ही लगभग सारी बातचीत करते थे। ब्री ने कैरोलमैन में बहुत ज्यादा समय बिताया था और हमेशा तरकान और तरकान के घोड़ों के बीच रहता था, इसलिए निश्चित रूप से वह अराविस द्वारा जाने गए बहुत से लोगों और स्थानों को जानता था। वह हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कहती, लेकिन अगर तुम जुलिंद रे की लड़ाई में होते तो तुम मेरे चचेरे भाई अलीमाश को देखते। और ब्री जवाब देता, ओह हाँ, अलीमाश, वह केवल रथों के कप्तान थे। तुम जानती हो, मुझे रथ खींचना नहीं पड़ता था। वह असली घुड़सवार सेना नहीं है, लेकिन वह एक योग्य उच्च अधिकारी है। उन्होंने तिब्बत के विजय के बाद मेरे खाने के बैग में चीनी डाली थी। या फिर ब्री कहता, मैं उस गर्मी में मेजरल झील पर था। और अराविस कहती, ओह मेजरेल, वहाँ मेरी एक दोस्त थी, लारारसीन तारखीना। कितनी अद्भुत जगह है वो, बाग बगीचे और हजारों खुशनुमाओं घाटियां। ब्री बिल्कुल भी साश्ता को बाहर करने की कोशिश नहीं करता था। हालांकि कभी कभी साश्ता को लगता था कि वह ऐसा कर रहा है। जिन लोगों को एक जैसी बहुत सी बातें मालूम होती हैं, वे उन्हें आपस में बात किए बिना नहीं रह सकते। और अगर आप वहां होते तो आप महसूस करते कि आप इससे बाहर हो। हुइन, जो घोड़ी थी, बहुत शर्माती थी। एक महान युद्ध घोड़े ब्री के सामने बहुत कम बोलती थी, और अराविस शास्ता से कभी भी बात नहीं करती थी अगर वह इसे टाल सकती थी। लेकिन जल्द ही उन्हें अधिक महत्वपूर्ण बातें सोचने की जरूरत पड़ी। वे ताशबान के पास पहुंचने वाले थे। रास्तों पर अब और अधिक बड़े बड़े गांव और लोग दिखने लगे थे। अब वे अपनी यात्रा ज्यादातर रात में करते थे और दिन के समय जहां तक हो सके छिपते थे। और हर रुकावट पर वे ताशबान पहुंचने पर क्या करना है, इस पर बहस करते रहते थे। हर कोई इस मुश्किल को टालता आ रहा था, लेकिन अब इसे टाला नहीं जा सकता था। इन चर्चाओं के दौरान अराविस बहुत थोड़ी साश्ता से कम शत्रुतापूर्ण हो गई। जब लोग योजनाएं बना रहे होते हैं तो अक्सर बातचीत बेहतर होती है, बजाय इसके कि जब कोई बिना किसी खास बात के बातें कर रहा हो। ब्री ने कहा कि अब सबसे पहला काम ये था कि वे एक ऐसा स्थान तय करें जहां वे ताशबान के पार मिलने का वादा करें, चाहे किसी भी बुरी किस्मत से वे शहर के पार करते समय अलग हो जाएं। उसने कहा कि सबसे अच्छा स्थान प्राचीन राजाओं की समाधियां होंगी, जो रेगिस्तान के किनारे पर है। ऐसी बड़ी बड़ी पत्थर की मक्खी के छत्ते जैसी चीजें। उसने कहा, तुम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। और सबसे अच्छा ये है कि कोई भी कैरोलमैन वहां नहीं जाएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वह जगह भूत प्रेतों से भरपूर है और वे उससे डरते हैं। अराविस ने पूछा कि क्या वास्तव में वह जगह भूत प्रेतों से भरी हुई है, लेकिन ब्री ने कहा कि वह एक स्वतंत्र नार्नियन घोड़ा है और उसे इन कैरलमॉनी कहानियों पर विश्वास नहीं है। और फिर साश्ता ने कहा कि वह भी कैरलमॉनी नहीं है और उसे इन भूत प्रेतों की पुरानी कहानियों की बिल्कुल परवाह नहीं है। ये पूरी तरह से सच नहीं था, लेकिन इससे अराविस पर एक असर पड़ा। हालांकि उस समय उसे ये थोड़ा चिढ़ा भी रहा था। और जाहिर है उसने कहा कि उसे भी भूतों प्रेतों की कोई परवाह नहीं है। तो ये तय हुआ कि प्राचीन राजाओं की समाधियां ताशबान के पार उनके मिलने का स्थान होंगी। और हर कोई महसूस कर रहा था कि वे बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे थे, जब तक हुइन ने विनम्रता से ये नहीं कहा कि असली समस्या ये नहीं थी कि उन्हें ताशबान के बाद कहाँ जाना है, बल्कि ये था कि उन्हें ताशबान से कैसे निकलना था। हम ये कल तय करेंगे, मैम, ब्री ने कहा। अब थोड़ा आराम करने का समय है। लेकिन ये तय करना आसान नहीं था। अराविस का पहला सुझाव था कि वे रात के समय शहर के नीचे नदी को पार करें और ताशबान में बिल्कुल ना जाए। लेकिन ब्री के पास इसके खिलाफ दो कारण थे। एक तो ये था कि नदी का मुंह बहुत चौड़ा था और हुइन के लिए, खासकर जब उस पर सवार एक सवारी थी, इतनी लंबी तैराकी करना बहुत मुश्किल होगा। उसने सोचा था कि ये खुद उसके लिए भी बहुत लंबा होगा, लेकिन उसने इसके बारे में बहुत कम कहा। दूसरा ये था कि वहाँ शिपिंग का बहुत कुछ होगा, और अगर कोई जहाज के डेक से दो घोड़ों को तैरते हुए देखेगा तो वह निश्चित रूप से जिज्ञासु होगा। साश्ता ने सोचा कि उन्हें ताशबान के ऊपर नदी के पास जाना चाहिए और वहां नदी संकरी हो, वहां पार करना चाहिए। लेकिन ब्री ने समझाया कि नदी के दोनों किनारों पर बगीचे और विश्राम स्थल होंगे और वहां तरकान और तरकीना लोग रह रहे होंगे, जो रास्तों पर घूमते होंगे और नदियों में पानी के खेल करते होंगे। वास्तव में ये सबसे संभावित स्थान होगा जहाँ किसी को अराविस या खुद को पहचानने वाला कोई मिल सकता था। हमें एक ढोंगी चाहिए, साश्ता ने कहा। हुइन ने कहा, उसे तो ये लगता है कि सबसे सुरक्षित बात ये होगी कि वे शहर के बीच से गेट तक जाएं, क्योंकि वहां ज्यादा ध्यान नहीं आकर्षित होगा। लेकिन उसने ढोंगी के विचार का समर्थन किया।
उसने कहा। दोनों इंसानों को चिथड़े पहनने होंगे और किसानों या गुलामों जैसा दिखना होगा, और अराविस के सारे कवच और हमारी थैलियां और सामान को गठरी में बांधकर अपनी पीठ पर रख लेना होगा, और बच्चों को हमें घुमाने का नाटक करना होगा ताकि लोग हमें सिर्फ पैक हॉर्स समझें। मेरे प्यारे हुइन, अराविस ने थोड़ा तिरस्कार से कहा, जैसे कि कोई भी ब्री को किसी और चीज के अलावा युद्ध के घोड़े के रूप में देख सकता है, चाहे तुम उसे कितना भी छिपाओ। मुझे तो ये नहीं लगता, ब्री ने गरजते हुए कहा और अपने कान थोड़े से पीछे कर लिए। मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा प्लान नहीं है, विन ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी एकमात्र मौका है और हमें महीनों से अच्छी तरह संवरने का समय नहीं मिला है, और हम अब वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसा हम हुआ करते थे। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि अगर हम अच्छी तरह से कीचड़ में सने हों और सिर नीचे करके थके और आलसी दिखें और हम अपने पंजे मुश्किल से उठाएं तो शायद हमें कोई नहीं पहचाने, और हमारी पूंछों को थोड़ा छोटा करना होगा, अच्छे से नहीं लेकिन बस अस्त व्यस्त। मेरे प्यारे मैडम, री ने कहा, क्या तुमने कल्पना की है कि यदि मैं एक बात करने वाला घोड़ा नहीं होता तो मैं तुम्हें क्या खूबसूरत मुक्का दे सकता था? ठीक है, विन ने विनम्रता से कहा। वह बहुत समझदार घोड़ी थी। मुख्य बात यह है कि हमें वहां पहुंचना है। हालांकि कोई भी इससे ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन अंत में हुइन का ही प्लान अपनाना पड़ा। ये एक मुश्किल योजना थी और इसमें कुछ चोरी करने जैसा करना पड़ा, और ब्री ने इसे लूटना कहा। एक फार्म ने उस शाम कुछ बोरे को खो दिया और अगले दिन एक ने रस्सी का एक बड़ा गोल खो दिया, लेकिन अराविस के लिए चिथड़े खरीदे गए। साश्ताओं ने खुशी खुशी लेकर लौटा, लेकिन उस समय तक शाम का अंधेरा होने वाला था। बाकी लोग उन पेड़ों के बीच जो एक ढलान के पास थे उनका इंतजार कर रहे थे, जो उनके रास्ते में आ रहे थे। काश हम ताशबान को जल्दी से पार कर पाते, साश्ता ने हुइन से कहा। ओह हाँ, मुझे भी, हुइन ने जोश से कहा। उस रात वे लकड़ी के ट्रैक से शिखर तक पहुंचने के लिए रास्ता बना रहे थे, और जब वे जंगल से बाहर आए तो वे नीचे घाटी में हजारों रोशनियों को देख सकते थे। साश्ता को यह अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बड़ी शहर कैसी होती है, और ये उसे डराने लगा। वे रात का खाना खाते थे और बच्चों ने कुछ सोने का प्रयास किया, लेकिन घोड़ों ने उन्हें बहुत जल्दी सुबह उठा दिया। तारे अभी भी चमक रहे थे और घास बहुत ठंडी और गीली थी, लेकिन दिन का उजाला उनके दाहिनी ओर समुद्र के पार दूर से शुरू हो रहा था। अराविस कुछ कदम बढ़कर जंगल में चली गई और नई चित्रों में दिखी जो उसने पहले पहनी थी, और अपनी असली चीजों को एक गठरी में ले आई। इन चीजों को और उसके खुद के कवच और ढाल को और तलवार को और दोनों घोड़ों के सामान को थैले में रखा गया। ब्री और हुइन पहले ही खुद को जितना गंदा और अस्त व्यस्त हो सकता था कर चुके थे, और अब उनकी पूंछ काटनी थी, जैसा कि ये काम अराविस की तलवार से ही किया जा सकता था। एक पैक को फिर से खोलना पड़ा ताकि वह बाहर निकाल सके। ये एक लंबा काम था और घोड़ों को थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी। क्या बात है, ब्री ने कहा, अगर मैं बात करने वाला घोड़ा ना होता तो मैं तुम्हें क्या शानदार लात मारता। लेकिन अंधेरे और ठंडी उंगलियों के बावजूद सब कुछ अंत में हो गया। बड़े पैक घोड़ों पर बांध दिए गए। रस्सी के हल्के पट्टे जो अब वे अंगरखा और लगाम की जगह पहने थे बच्चों के हाथों में थे, और यात्रा शुरू की गई। याद रखना, ब्री ने कहा, हमेशा एक साथ रहना अगर हम कर सकते हैं, अगर नहीं तो प्राचीन राजाओं की समाधियों पर मिलना, और जो भी पहले वहां पहुंच जाए दूसरे का इंतजार करना। और याद रखना, साश्ता ने कहा, तुम दोनों घोड़े खुद को भूलना मत और बात करना शुरू मत करना, जो भी हो।